पंखुरी जी, हम लोग जानना चाहते हैं आपसे कुछ किताबों के नाम जिन्हें पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। आप अपरिहार्य समझती हैं कि ये किताबें पढ़ी जानी चाहिए। वो किसी भी भाषा की हो सकती हैं और किसी भी विधा की हो सकती हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और देशज के इस आयोजन को। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे प्रिय लेखकों के बारे में पूछा है, मेरी प्रिय किताबों के बारे में, जिनके बारे में मुझे लगता है कि उन्हें पढ़ा जाना बहुत जरूरी है, एक अच्छी साहित्यिक दृष्टि के लिए और यूं भी उनके लिए भी जो साहित्य के छात्र नहीं हैं या साहित्य जिनका विषय नहीं है शोध का या अध्यापन का, या जो लेखक नहीं है लेकिन जो पाठक हैं जिनके जीवन में साहित्य वैसे मौजूद है, जैसे फिल्मों के गीत, तो जिस तरह से वो हमें खुशनुमा बनाते हैं उस तरह से मुझे लगता है कि ये किताबें भी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और मैं जो पहले लेखक का नाम लेना चाहती हूँ वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट राइटर हैं, मेरे सबसे प्रिय लेखक हैं, उनका नाम है निर्मल वर्मा। हम सब जानते हैं वो कितने ख्यात हैं, प्रख्यात हैं, सुविख्यात हैं। उन्हें भारत सरकार के द्वारा नोबेल के लिए भी नामांकित किया गया था। और वाकई अगर आप उनकी कहानियां पढ़ें, उनके उपन्यास पढ़ें और उनके रिपोर्टाज पढ़ें जिनकी भूमिका में वो खुद लिखते हैं कि मैं कह नहीं सकता कि इनकी विधा ठीक ठीक क्या है, ये रिपोर्टाज हैं या संस्मरण हैं, ये क्या है, ये कहीं इस सरहद के बीच है, आप तय कर सकते हैं। तो एक लेखक जो जोखिम में उठाने को तैयार है, एक लेखक जो तमाम तरह के प्रयोग करने को तैयार है। और निर्मल वर्मा का समय आगे के बाद का समय है, प्रयोगवाद के बाद का समय है। राजीव जी हिंदी के विद्वान हैं, मैं हिंदी में आउटसाइडर हूँ एक प्रकार से कम साहित्य के पठन और पाठन में मेरा विषय वही है जो निर्मल जी का था, इतिहास। इसलिए मैं इन संस्मरणों को बहुत याद करती हूँ क्योंकि ये यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय जनजीवन, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास के दस्तावेज हैं। बहरहाल अगर एक ही किताब का नाम लेना हो, मैं जिस संस्मरण की बात कर रही थी उसका नाम है हर बारिश में। लेकिन अगर एक या रिपोर्टाज, लेकिन अगर एक ही किताब का नाम लेना हो तो मैं पिछली गर्मियों में या वे दिन वो किताब है ना जिसमें वो मीता है और वो एक टूरिस्ट एजेंसी में रिक्रूट किया जाता है नायक उस उपन्यास का, एक ऑस्ट्रियाई मूल की टूरिस्ट को दिखाने के लिए वो पूरा शहर जो प्राग है, और फिर वो पाठक जो है वो उसके साथ घूमते हैं, वो कहाँ से आई है, ऑस्ट्रिया के किस प्रदेश से और किस जीवन से, किस जीवन शैली से, उसकी अपनी कथा क्या है, हमारे नायक की कथा क्या है, वो कहाँ रहता है, उसी की जिंदगी से शुरू होती है कि वो अनुवाद करता है, वो वहां रहता है। एक अद्भुत जिप्सी लाइफस्टाइल का ग्लैमराइजेशन है, लेकिन ये एक बहुत सतही उसका मूल्यांकन होगा। बहुत गहरी दृष्टि है उसमें भारतीयता के प्रति और यूरोपीय संस्कृति के प्रति, और इन दोनों का जो मिलाप होता है, उसके जो खिंचाव बिंदु, उसके जो टेंशन पॉइंट्स हैं, उसके जो रप्चर के पॉइंट्स हैं और उसके जो संधि के बिंदु हैं, बहुत सुंदर उनको दिखाया गया है। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम अपनी संस्कृतियों की पैदाइश हैं जरूर, लेकिन और वो बहुत गहरी होती है वो इतनी गहरी होती है कि वो हमारी पूरी सोच की जो पद्धति है उसका निर्माण करती है। हमारी पूरी निर्मिति उस संस्कृति की एक प्रकार से होती है, खास करके तब अगर हम बहुत ज्यादा कल्चर कॉन्शियस हैं, अगर हम बहुत आइडेंटिटी कॉन्शियस है, तो ये सब बहुत से पहलू उसमें उठाए गए हैं। बहुत से देशों के लोग एक हॉस्टल में रहते हैं जहां हमारा नायक रहता है, और उन देशों की
अपनी संस्कृतियां, अपनी समस्याएं, उन लोगों के अपने परिवारों की कथाएं बहुत खूबसूरती से आई है। तो मैं कहूंगी कि ये उपन्यास सबको पढ़ना ही चाहिए। हाई स्कूल से आप शुरू कर सकते हैं और आजीवन पढ़ सकते हैं। आपको उस उपन्यास में अपनी दृष्टि के हिसाब से अलग अलग अर्थ मिलेंगे। जो दूसरा उपन्यास मैं यहाँ पे उठाना चाहती हूँ, क्योंकि हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे थे तो हम पड़ोसी देश की बात कर लें। भाषा एक ही होगी। जर्मनी के लेखक हैं हरमन हेस। उनका उपन्यास है डेमियन, और बेहद खूबसूरत उपन्यास है। और इसके साथ साथ ही मैं एक दूसरे जर्मन लेखक की बात करना चाहती हूँ, टॉमस मान। टॉमस मान का एक उपन्यास है। एक्चुअली टॉमस मान की हम पहले बात कर लें और फिर हरमन हेस की बात करें तो ज्यादा आसानी इसलिए होगी क्योंकि निर्मल जी ने ही टॉमस मान के इस उपन्यास के बारे में मुझे बताया था। और इसमें युद्ध की जो पृष्ठभूमि है पूरे कथानक के पीछे, वो बहुत खुलकर आती है। द मैजिक माउंटेन, उसमें एक सैनिटोरियम की कथा है और दो कजन्स हैं, दो भाई हैं जो अपनी शिवलरी और अपने पूरे ओज और अपने पुरुष होने के दायित्व के तहत लड़ाई में जाना चाहते हैं, लेकिन एक बीमार पड़ जाता है और एक्चुअली दोनों बीमार पड़ते हैं। एक ज्यादा गंभीर हो जाता है, उसको सैनिटोरियम में भर्ती किया जाता है और फिर उसकी निगाहों से पूरे सैनिटोरियम की कथा है, जिसमें एक डॉक्टर है जो एक अजीब किस्म का सिगार पीता है, एक रशियन लड़की है लाल बालों वाली, जो हमेशा, बहुत से ऐसे गंभीर मरीज हैं और बहुत से ऐसे मरीज हैं जो बहुत माइल्डली अफेक्टेड हैं, वैसे ही जैसे हमें कोविड ने दिखाया। कोविड का इन्फेक्शन माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। कोविड ने हमारे सारे विज्ञान के सिद्धांतों को और हमारी सारी समझ को जिस तरह से मटियामेट किया, हमें पूरी तरह से अपने आप को नए ढंग से आविष्कार करने के लिए बाध्य किया, उसी तरह से कभी ट्यूबरक्लोसिस ने किया था। तो ट्यूबरक्लोसिस ने बहुत से लेखकों की जान ली, जिनमें रोमांटिक पोएट्स भी हैं, और वो यूरोप में एक बहुत बड़ी समस्या बन के आया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसका एक बिंब की तरह, एक रूपक या एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया है टॉमस मान ने, कि एक सिकनेस है इस प्रायद्वीप में। आप ये याद कीजिए कि ये महायुद्ध जो लड़ा जा रहा था, विश्व युद्ध, महायुद्ध नहीं, वो साम्राज्यवाद की वजह से बहुत ज्यादा लड़ा जा रहा था। उनकी जो अपनी अलग अलग कॉलोनीज थी यूरोप के तमाम देशों की, और बाद में अमेरिका भी न्यू कॉलोनियलिज्म में शामिल हुआ, लेकिन उस वक्त यूरोप की, एशिया और अफ्रीका में, मैं ये मानती हूँ कि उसको लेकर, हालांकि उससे पहले यूरोप के में अपने युद्ध हो रहे थे, नेपोलियनिक वॉर्स और तमाम चीजें, लेकिन जो भी हो, मतलब ये जो प्रभुता की लड़ाई थी, द वॉर ऑफ सुप्रीमेसी, जो कहीं ना कहीं दोस्तों अब भी कायम है, बहुत हद तक कायम है, जिसको आज हम पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल्स या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में पढ़ते हैं, और जिसको आजकल हम रेसिज्म या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से समझते हैं, वो वही सुप्रीमेसी की लड़ाई है। बहरहाल इस सारी कथा को, इस पूरी लड़ाई को कथानक में बुनकर पात्रों के साथ बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है टॉमस मान के द्वारा, उस उपन्यास में द मैजिक माउंटेन। और भी बहुत सी बातें हैं उसमें, यूरोप की अच्छी बातें भी दिखाई गई हैं, जाहिर सी बात है कि दिखाई ही जाएंगी। वहाँ का सुंदर अस्पताल, वहाँ की सुंदर प्रकृति, वहाँ के लोगों की अच्छी बातें, उनकी भल मनसाहत, उनकी नेकी, उनका दरिया दिल होना, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चीज जो अंडर करंट है वो वही है। तो मारियो एंड मैजिशियन में भी यही सब बातें आती हैं। तो इसलिए टॉमस मान को शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर सके अपने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने देश को लेकर।
है ना, अपनी भाषा को लेकर। उसके बाद मैंने कहा कि हरमन हेस का डेमियन, उसमें भी ये बातें हैं और उसमें और भी ज्यादा साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, नायक है और वो उसको किस तरह के ख्वाब आते हैं। यहाँ पे सपनों की उतनी बातें नहीं है थॉमस मान के इस उपन्यास द मैजिक माउंटेन में। उसके आसपास कहीं वो सैनिटोरियम है और आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है और हवा और एक ऐसे नौजवान की कथा जिसको जाना था लड़ाई में, लेकिन जो बंदी बना लिया गया है अपनी बीमारी के द्वारा। और उस एक का मुझे नाम भी याद है, उसका नाम है शायद जोआचिम ज़ाइमज़न। तो वो किस तरह से ट्रैप्ड फील करता है और उसको लगता है कि लड़ाई में जाना ही सबसे बड़ी दिलेरी का काम है। तो ये उसमें बड़ी खूबसूरती से है। लेकिन यहाँ भी हमारा जो नायक है डेमियन, वो भी एक ऐसा नौजवान है जो युद्ध और शांति के बीच कहीं असमंजस में है। क्या उसको लड़ना चाहिए, क्या उसको नहीं लड़ना चाहिए, वह किसके लिए लड़ेगा। आप शायद याद करेंगे कि वर्जीनिया वुल्फ का जो एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, लेकिन जैसे वो भी एक अगली मेरी नायिका है, मतलब लेखिका है जिनकी किताब मैं चुनना चाहूंगी इस लिस्ट के लिए। लेकिन उसमें बहुत सी किताबें हैं, बहुत से उपन्यास आते हैं, जैसे कि टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, उसमें से एक मैं चुनूंगी। लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें भी यही द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। मिसेस डैलोवे शायद उसकी पहली पंक्ति है, मिसेस डैलोवे सेड शी'll buy the flowers herself. Anyways, so डेमियन के साथ वही चीज है। वो पूरा एक साइकोलॉजिकल उपन्यास है जिसमें उसके नींद में जो उसकी माँ के सपने हैं और उसके देश के सपने हैं और जो तमाम चीजें हैं, उसका अपना जीवन है बिखरा बिखरा हुआ सा, उसकी अपनी घबराहट है और सपने वो जो हम नींद में देखते हैं और सपने वो जो हमारे बेसिकली एम्बिशंस होते हैं, है ना। सपनों का दो मतलब होता है, एक महत्वाकांक्षा और दूसरी तरह से वो जो हम नींद में देखते हैं। उन दोनों का एक बहुत खूबसूरत ताना बाना है और बड़ा गहरा उपन्यास है वह भी। और ये जो मैंने कहा वर्जीनिया वुल्फ का अगर मुझे चुनना होगा तो मैं वही मिसेस डैलोवे को चुनूंगी। और भी उनके उपन्यास है जो बहुत खूबसूरत है, जैसे कि टू द लाइट हाउस, जिसमें एक दाम्पत्य जीवन के टेंशन का वर्णन है। वो एक ट्रिप का कैसे प्लान कर रहे हैं और रोज की जिंदगी में क्या घटता है वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैंने काफी यूरोप के लेखकों की बात की। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास, मुझे लगता है कि एक और कोई बचा है, तो मैं कोई खंड काव्य चुनना चाहती हूँ। मुझे खंड काव्य बहुत प्रिय है। मुझे मैथिली शतक की पंचवटी बहुत पसंद है, उनका साकेत भी मुझे बहुत पसंद है। और भी दिनकर की रश्मि रथी, प्रसाद की कामायनी। मुझे लगता है कि मैं दिनकर की रश्मि रथी चुनूं तो वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इतने महाकाव्यों में प्रसाद की कामायनी तो बहुत चर्चित है, दिनकर की रश्मि रथी भी बहुत चर्चित है, लेकिन अनेक कारणों से मुझे लगता है कि रश्मि रथी हर किसी को पढ़नी चाहिए। इसलिए क्योंकि प्रसाद की जो कामायनी है वो सृष्टि के खत्म होकर दोबारा शुरू होने की कथा है ना। वो मुझे याद भी है, मैं कुछ एक पंक्तियां सुना देती हूँ। एक तरल था एक सघन, है ना। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छान, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो ये जो जड़ और चेतन की लड़ाई है और जो ये पूरी कथा में आती है, उसके बाद उसकी तुरंत प्रेमिका भी आ जाती है, श्रद्धा, जो हमारे मनोभाव है, जो जीवन की कोमलता का प्रतीक है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। और फिर बुद्धि की प्रतीक है ईरा, वो आ जाती है। और फिर उनका क्लेश होता है, वो इस तरह होता है कि पुरुष का के लिए प्रेम क्या है, शायद इसको एक ढंग से परिभाषित किया गया है। और
वो जब श्रद्धा गर्भवती है तो वह इरा के प्रेम में पड़ता है, और फिर उसमें राज्य निर्माण की कथाएं हैं वगैरह वगैरह। तो एक आदि समाज से लेकर नेशन स्टेट के बिल्डिंग की कथा उसमें है, पुरुष और स्त्री के स्वभाव के अंतर की कथा। तो ये एपिक स्टोरी है भारतीय कवि की रचित सुंदर हिंदी भाषा में, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत सी कृतियां अनेकों सभ्यताओं, अनेकों भाषाओं में है। ये सृष्टि के दोबारा शुरू होने की कथा कहीं ना कहीं बाइबल के एडम ईव से भी मिलती है ना। लेकिन रश्मि रथी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतना क्लेश है हमारे समय में जन्म की कथा को लेकर। और उसका मतलब केवल जाति नहीं है, उसका मतलब केवल धर्म नहीं है, उसका मतलब केवल देश नहीं है। नेशनैलिटी इतनी बड़ी लड़ाई है कि सारी जातियां और धर्म वहीं खत्म होते हैं कमोबेश। वहां भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आता है, लेकिन फिर भी। तो कर्ण की जो कथा है, जो सूर्य पुत्र है, लेकिन वो उसकी परवरिश सूत पुत्र की तरह होती है, फिर भी वह इतना बलशाली निकलता है और उसकी जो प्रतिभा है वह अदम्य है। और उस पूरे महाकाव्य में जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो मनुष्य का मनोविज्ञान है, मनुष्य के मनोविज्ञान की निर्मिति जिस तरह से समय और संस्कृति के द्वारा होती है, वह भी उसमें कैसे दिखाया गया है। कुंती कर्ण को एक पिटारे में बहाती है और फिर अर्जुन का जीवन मांगने उसके पास जाती है। तो वो जो संवाद है वह कितना खूबसूरत है माँ और बेटे का, है ना। और इसी तरह से उसमें तमाम जो जटिलताएं हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर के जो अवतार हैं कृष्ण, उनके साथ का जो संवाद है, लीला भी कर सकते हैं वो, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद ईश्वर की जो सीमाएं हैं उनको भी दिखाया गया। और हम सब जानते हैं कि अंततः कृष्ण अवतार हैं और अगर वो देह में है तो उनको देह त्यागना है। और किसी बहेलिए के तीर से कृष्ण मारे गए हैं अंततः महाभारत के युद्ध के बहुत बार। लेकिन कर्ण को कृष्ण ने मरवाया क्योंकि वो अनीति का साथ दे रहे थे। और वह जो वर्णन है दिनकर का, वह बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह से ईश्वरत्व पर अपना जजमेंट देने की कवि की जो क्रिया है, मुझे लगता है कि वह बहुत महान है और इसलिए उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कवि जो है वो नियति पर टिप्पणी करे, यह बहुत जरूरी है। कवि को कभी भी केवल डेस्टिनी के साथ के आगे अपने हाथ नहीं खड़े कर देने हैं कि अगर डेस्टिनी ये चाहेगी तो ये होगा, नहीं। क्योंकि हम जब रचते हैं तो हम उस समय का भी निर्माण करते हैं, उन मूल्यों का भी कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे मूल्य हों, हमारे लिए शाश्वत हो। तो मुझे लगता है कि वह पूरी जो कृति है वो कर्ण को ग्लोरीफाई करती है, वो कहीं ना कहीं उसको न्याय दिलाती है। तो ये बात बहुत पहले मुझे लगता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री नायिकाओं के लिए कही थी, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, है ना। और उसके बाद फिर उर्मिला पर भी बहुत लिखा कवियों ने, लेकिन कर्ण पर और इस तरह से साहित्य रूपेक्षिता, मुझे लगता है कि बांग्ला में पहले ये बात आई। और इस तरह से बहुत से लोग हैं और सचमुच बहुत सी स्त्रियां हैं, नायिकाएं हैं, पात्र हैं जो पौराणिक और साहित्यिक ही नहीं, आज के समय इतनी कथाएं हैं हमारे इर्द गिर्द, और आज भी कितने लोग हैं जिनमें कितनी प्रतिभाएं हैं और उनको न्याय नहीं मिलता। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये किताब हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत ज़रूरी किताब है। और उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे लगता है कि इस तरह की कविताएं पसंद करते हैं, जो जिनमें मुक्त छंद, जिनमें छंदबद्ध काव्य का सौंदर्य है, जो मुक्त छंद के समय में भी बहुत ज़्यादा
पॉपुलर है, लोकप्रिय है, प्रचलित है, उसका अपना सौंदर्य है। आज के शेरो शायरी के समय में वो लोग जो बहुत से गीत पसंद करते हैं, उनको इस तरह की कविताओं में भी बहुत दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। भाषा का इतना सुंदर उसमें प्रयोग है, और इतना सुंदर मैं कहूँगी चलती भाषा में कि खेल है, कि वो सबको पढ़नी ही चाहिए वो किताब। तो मुझे लगता है कि मैंने 5 पूरी कर दी किताबों की लिस्ट, और अगर नहीं तो मैं फिर और एक मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूँ, मोहन राकेश की कहानियों की भी एक किताब होनी चाहिए, और उसमें अनंत किताबें हैं। ऐसे तो मतलब और भी लेखक हैं, जैसे टॉमस हार्डी है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, लेकिन आप मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया पंखुरी जी, किताबों की सूची सुझाने के लिए। और आपने जी बहुत अच्छी बात कही कि कवि का काम, रचनाकार का काम डेस्टिनी के सामने समर्पण करने का नहीं होता है, जी रचने का भी हो। तो बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। शुक्रिया आपको।